अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, आप में से कोई, मैं ज़रा थोड़ा सा अनकन्वेंशनली शुरू करता हूँ बजाय इसके कि मैं आपका इंट्रोडक्शन वो सारे अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरे लिए ये कंपोजिशन जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न भी है, अभी शेयर भी करते हैं आपसे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई, इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई? एनी वन ऑफ यू? ओके, चलो फेयर इनफ, बस ठीक है। हाँ हाँ, बात करने का मकसद ये है कि क्या हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुनियादी उसूल जानते हैं? बात खत्म हो गई। दैट वाज द रीज़न। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं रीज़न शेयर कर देता हूँ। आपको मालूम है अभी आपकी जो एजुकेशन स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस हुए कुछ भी नहीं तो डेढ़ एक साल हुआ है। उसमें ना एक पहला बैच आया था, वो एक बड़ा एक डिफरेंट सा बैच था, क्योंकि वो जो बच्चे थे, वालेकुम सलाम, हुआ ये था कि एएफसी का पार्ट नहीं था पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पहले ये जो पीआरसी है अब, ये पहले एएफसी कहलाता था। इसके अंदर इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं हुआ करता था। जो बच्चे एएफसी क्वालिफाई करके आए कैफ में, तो जब एजुकेशन स्कीम आपकी चेंज हुई तो इन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ से निकाला और पीआरसी में ले गए। तो वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आया था उस बैच के अंदर कि जिन्होंने ना वहाँ पे इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी, ना उन्होंने यहाँ पे कैफ में इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी, और वो कैफ 3 यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास में आगे बैठ गए। तो इसलिए दो कोई बैचेस आए हैं जिसके अंदर इस तरह के स्टूडेंट्स थे, तो मैंने फिर उनको एडवाइस की थी। और उस वक्त तुम्हें मालूम भी होगा कि कुछ क्रैश कोर्सेज वगैरह चले थे, डिफरेंट इदारों ने ऑफ़र किए थे कि ताकि बच्चों को बताया जाए कि बेसिक नॉलेज दी जाए अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ख़ुसूसन FAR 1 पढ़ने में, और इसके अलावा टू सम एक्सटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा है। तो चलें, इट्स क्वाइट फेयर इनफ कि आप में से कोई कंपोजिशन में ऐसा स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, क्या सुना हुआ है जी इस सब्जेक्ट के बारे में? आई होप सो, हमें ये तो मालूम है कि किस सब्जेक्ट की क्लास में बैठे हुए हैं। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में क्या सुना हुआ है हमने? मुश्किल है, अच्छा ठीक है। ये तो हम तकरीबन हर सब्जेक्ट के बारे में यही सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में चलें थोड़ा ज़्यादा सुना होगा। फ्यूचर में क्या हमारे एक्सपेंसेस के लिए कुछ डिसीजन लेना, उसके लिए कॉस्ट यूज होती है। सेकंड, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस और फ्यूचर में अभी क्या एक्सपेंसेस के बारे में फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है, इसमें कॉस्ट में थोड़ा नीचे यूज होती है। अकाउंटिंग में ईयर एंड में जितना जो हमारा हो गया उसका रिपोर्ट्स बनती है अपना। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? चलें इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसकी क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि, वैसे पहली क्लास है तो मैं पहले बता दूं कि मैं अपनी रिवायात को कायम रखते हुए आज पढ़ाऊंगा कुछ नहीं। तो ज़ाहिर है, क्योंकि पहले हम जाने तो सही इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट कहता क्या है, किस तरह का है, इसकी तारीख़ क्या है, इसमें टॉपिक्स किस तरह के हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, कब तक ख़त्म करेंगे, क्लास की स्ट्रेटजी क्या है, हमने पेपर कैसे तैयार करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कुछ बातें हैं जो कि इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है कैफ 3, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपकी जो एजुकेशन स्कीम आपकी बेटा रिवाइज हुई है, इससे पहले इट वाज नोन एज कैफ 8। इट वाज द सेकंड लास्ट पेपर ऑफ योर प्रीवियस कैफ स्ट्रीम। कैफ 8 था, नाम इसका यही था खैर से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर से सिर्फ जो चेंजेस उन्होंने की हैं कि ये पहले एक बड़ा जिन था और अब इसमें से 4 टॉपिक्स निकल गए हैं, और अब एक है जिन नहीं, जिन का वर्ड रहेगा लेकिन एक छोटा जिन हो गया है। क्यों? इसमें से 4 टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए उन्होंने। कैफ 8 में 4 टॉपिक्स थे जिनका नाम था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और इसके अलावा एक और एरिया था बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ये चारों टॉपिक्स निकल गए हैं, कुछ तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गए हैं और कुछ उठ के आपके इसके बड़े भाई जो कि MFA है उसमें चले गए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक्स यहाँ पे नहीं है यानी कैफ 8 में, नाउ दे आर पार्ट ऑफ योर MFA। ठीक है, तो करंटली ऑल द अदर टॉपिक्स आर द सेम, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। सो ये इसका छोटा सा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इससे पहले अगर हम पीछे मॉड्यूल सिस्टम में जाएं तो ये मॉड्यूल D का आखिरी सब्जेक्ट होता था और इसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग था। बहरहाल बाकी इसके और किसी चीज़ में कोई चेंज हमें देखने में नज़र नहीं आती।
अच्छा, इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में जानें, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सारे इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारे जहन में बैठी होगी, मुझे पता है। और चूंकि कॉस्ट के साथ भी अकाउंटिंग का वर्ड जुड़ा हुआ है और तुम्हारे जहन में आएगा इसमें भी पता नहीं एंट्रियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, तो पहले हम सिर्फ ये मैंने आज पढ़ाना नहीं है, ये इसको पढ़ाई ना समझें, क्योंकि आज हमने सिर्फ समझना है कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है and how you differentiate financial accounting with the accounting system that we are going to study in this subject. तो उसके बाद जब हम लोग उसकी डिस्कशन कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ग्रिड जब आपके सामने रखूंगा, उसको एवेल्युएट करना आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक डिस्कशन छोटी सी आपके साथ करना चाहूँगा, उसके बाद मैं मूव कर जाऊँगा टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ आवर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रिड कि इसमें सर टॉपिक्स कौन से हैं, हर एक की वेटेज कितनी कितनी है, आपका पेपर में ये किस तरह से टेस्ट होता है, पेपर के कितने सेक्शंस हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं, हर सेक्शन की कितनी वेटेज है, सारी डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी आज रहेगी। लेकिन उससे पहले वो एक जो बेसिक डिस्कशन है वो छोटी सी आपसे मैं करना चाहूँगा। सर, एनी वन ऑफ यू जो कि मुझे बता सके कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग, वो ना बताना मुझे, मैं कभी पहले रोक दूँ ना आपको, मुझे पता है आपने वही डिफाइन करना है। वैसे बताओ मुझे अकाउंटिंग क्या होती है, तुम तो पढ़ा हो, दोबारा बताओ। सुभान अल्लाह, क्या बेहतर डेफिनेशन है। यानी मैं हमेशा कहता हूं जब भी किसी चीज़ को समझना है तो भले उर्दू में सही उसका कॉन्सेप्ट लें, जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है आप खुद डेफिनेशन नरेट करोगे, ये उसूल है ज़िंदगी का, मैं आपको बताऊं। वरना एक तरीका तो ये है ही हमारे पास कि जो किताब कहती है उसको याद कर लो तो बस उसको लिख लो खाओ, लेकिन ये हकीकत है, आप जब कॉन्सेप्ट को बेटा लेते हो उसके बाद आपको कभी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल वापस आते हैं। सर, अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा और इंफॉर्मेशन का हमें फ़र्क तो पता है, डाटा और इंफॉर्मेशन इन दोनों का फ़र्क हमें मालूम कि नहीं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? हम तो ये किसी और सब्जेक्ट कोई और एरिया में चलेंगे। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को बोला जाता है, ऐसा डाटा जो कि तरतीब में नहीं है। जब उसी डाटा को, उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं फिगर्स को तरतीब में ले आते हैं तो वो चीज़ इंफॉर्मेशन बन जाती है। आई थिंक सो आपने कहीं ना कहीं I2C में, I2B वगैरह में शायद पढ़ा हो, चल है क्यों, हमें कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चलो खैर कोई बात नहीं, हमें पिछले सब्जेक्ट का नहीं पता होता, याद रहता, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलें, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना जिस सिस्टम का काम है, कौन सा सिस्टम जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अब बेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, उससे पता चलता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है या ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम पता क्या है? जो कि फाइनेंशियल डाटा को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? फाइनेंशियल डाटा को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। एनी वन ऑफ यू जो बता सकता है कि कौन सा फाइनेंशियल डाटा होता है जिसको ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाता है, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती कौन सी है? पहले इस पे आते हैं, क्या फाइनेंशियल डाटा होता है जिसको फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है? जैसे इसने कहा कि डाटा को इंफॉर्मेशन बनाना ताकि उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोई डिसीजन मेकिंग की जा सके, ये तुम लोग पढ़ के आते हो, ठीक है ना? तो सर फाइनेंशियल डाटा कौन सा होता है? ट्रांजैक्शंस। सर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इसी की तो हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इसी की तो होती हैं। क्या ख्याल है सर? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इन दोनों का फर्क तो तुम जानते हो, वो हमारा यहाँ पे मकसद नहीं है डिस्कस करना, हम कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम? इट कन्वर्ट्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो कि ज़ाहिर है फाइनेंशियल इन नेचर होती हैं, और इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की शक्ल देता है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी है? जो तुम फाइनल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, यानी कि कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसको आप क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। फिर उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ
कैश फ्लोज जिसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, फिर इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर उसके अलावा नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, डिस्क्लोजर्स भी इनको बोल सकते हैं। ये कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को कुछ प्रोसेस के नतीजे में कुछ स्टेप्स लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि ये इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकें यूज़र्स ऑफ योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर सकें। और हम सर कौन से स्टेप्स लेते हैं? ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको हमने अभी डिफाइन किया वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो सर हम कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ताकि ये फाइनेंशियल डाटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की शक्ल अख्तियार कर जाए? सर रिकॉर्डिंग इन योर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर लेजर्स में पोस्टिंग्स हैं, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, कुछ स्टेप्स लेते हैं ना, उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस इवेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। सो और इसमें यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कोर पॉइंट है वो ये है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करते हैं इसके यूजर्स कौन होते हैं? ज़्यादातर एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, उनको स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। सो इससे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होके रिसीव हो रही होती है वो यूजर्स जो होते हैं उसके वो ज़्यादातर एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपके लेंडर्स, आपके शेयर होल्डर्स जिनको ओनर्स भी बोला जाता है, आपके अब इंटरनल भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, फिर बाहर आपके कस्टमर्स, आपकी गवर्नमेंट एट लार्ज, आपकी सोसाइटी, ये तमाम यूज़र्स हैं, ठीक है। ज़ाहिर है आप एक बिजनेस है, आप एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सारे आपके यूज़र्स हैं, ठीक है। तो वो फिर इनको यूज़ करके अपनी डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करते हैं। अच्छा दूसरी तरफ एक है जी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? वो कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि इट इज सच अ प्रोसेसिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स कॉस्ट डाटा इनटू द कॉस्ट इंफॉर्मेशन। और कॉस्ट डाटा होता क्या है? पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं सर जो ऑर्गेनाइजेशंस जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं या जो भी सर्विसेज रेंडर कर रही हैं उनके ऊपर लगने वाले खर्चे कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करना, उनको क्वांटिफाई करना, उनकी वैल्यू निकालना, ये तमाम का तमाम किसके अंदर होता है? कॉस्ट डाटा के अंदर शामिल होता है। कॉस्ट डाटा इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट्स जो कि हमें इनकर करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं या जो सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं उसको देने में हमें कौन कौन से खर्चे करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये जो डाइस पड़ा हुआ है ये किसी ना किसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के यहाँ बना है ना, तो उसने जब ये प्रोडक्ट बनाया तो उसको जब ये जानना है कि इसमें क्या क्या मुझे खर्चा आया होगा इसको बनाने में, भाई लकड़ी मुझे नजर आ रही है, मटेरियल लगा होगा, इसमें ग्लू का भी इस्तेमाल होगा, इसमें नेल्स वगैरह इस्तेमाल हुए होंगे, ये कुछ मटेरियल लगा होगा, इसका खर्चा होगा। फिर उसके बाद ऐसे तो नहीं हुआ कि मैंने कुन फाया कून पड़ा तो ये खुद ब खुद ही सारी चीज़ें जुड़ गई। सर लेबर लगी, लेबर ने ये सब के इन पे काम किया और फिर इसको एक शक्ल दी डाइस या रोस्टम की, तो लेबर का कुछ खर्चा होगा। इसके अलावा जिस फैक्ट्री में इसको बनाया गया था तो जाहिर है वहाँ पे यूटिलिटीज़ के खर्चे होंगे, उस जिस में भी कुछ मशीन इस्तेमाल की गई हो उसकी कुछ डेप्रिसिएशन हो, उस बिल्डिंग की कुछ डेप्रिसिएशन हो, और भी दीगर अखराजात हो सकते हैं, फ्यूल का खर्चा हो सकता है। अभी मैंने बड़ी मिसलेनियस बातें कर रहा हूँ। तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसको देने में क्या खर्चे हैं वो क्या कहाँ क्लासिफाई होता है? कॉस्ट डाटा में। फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम डिप्लॉय करते हैं और वो सिस्टम क्या करता है? इस डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू कॉस्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इंफॉर्मेशन सर क्या है? इट इज कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट या प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट, कि भाई आप जो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो प्रोडक्ट वाइज उनको बनाने में क्या क्या अखराजात आ रहे हैं, या जो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो या जो जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो प्रोडक्ट वाइज उनकी क्या प्रॉफिट की सिचुएशन है, ठीक है। और ये किस मकसद के लिए बेटा यूज होता है? इंटरनल यूज इसका है, इसका एक्सटर्नल यूसेज नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो भी एक फाइनल अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो अपनी प्रिपेयर करते हैं, इसका मकसद सिर्फ इंटरनली यूज करना होता है।
यानी देखो, ये जो तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट तुम बना के पब्लिश करते हो, तो उस इदारे ने बस यही बताना होता है ना उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर कि भाई हमने पूरे साल में इतनी सेल्स की, इतना COGS था, इतना GP था, इतने दीगर अखराजात थे, इतना नेट प्रॉफिट था। हमें क्या ज़रूरत है, कभी देखा है इनकम स्टेटमेंट में ये बताते हुए कि भाई इस प्रोडक्ट से इतना आया था, इस प्रोडक्ट से इतना आया था? नहीं, ये इंफॉर्मेशन इंटरनल यूटिलाइजेशन के लिए है, ये कभी भी बाहर एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज इनकम स्टेटमेंट में नहीं की जाती। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल एक्चुअल दी जाती। तो ये एक फिनिश्ड यानी कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन है, ये एंड प्रोडक्ट है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं कि रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसके बाद लेजर में पोस्टिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी क्या होता है, उसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके नतीजे में हमारा ये कॉस्ट डाटा कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले ये से सुने, आपको कुछ लिखने वगैरह की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट या जो हमारी सर्विस है, इसमें खर्चे लगे कौन से। मटेरियल लगा तो कौन सा लगा, लेबर लगी, और दीगर अखराजात कौन कौन से थे, आइडेंटिफाई हो गए। अब इनको क्वांटिफाई करें कि ये कितने कितने लगे। अगर मटेरियल है तो कितना kg लगा, कितने लीटर्स लगे, कितने टन्स लगे। उसके बाद इनकी वैल्यूएशन करना कि भाई कितनी वैल्यू का लगा। वंस इट इज डिटरमिन्ड, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इनको लेजर्स में कैप्चर करते हैं, और लेजर्स के बाद फाइनली हम क्या शक्ल दे रहे होते हैं, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की उसको शक्ल दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपको बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग 7-8% से ज़्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं देखेंगे। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? जो कॉस्ट डाटा यानी कि आपका जो खर्चे हैं जो कि हमारे आ रहे हैं प्रोडक्ट्स बनाने में या सर्विसेज रेंडर करने में, उसको प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट की शक्ल देने में मदद देगा। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तो हमने डिस्कस अभी क्या किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंट आपके इदारे का वो बंदा है जो कि कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। एक है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं कि पहले हमें पता तो हो कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करता है, फिर ही जाके हमें ग्रिड में कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि ये बेटा वो चैप्टर्स हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये चैप्टर्स वो हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब जब एक दफ़ा कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप कह लो कि वन स्टेप अहेड ऑफ दैट इज दैट पर्सन जो कि मैनेजरियल पोजीशन पे बैठा हुआ है। उसका काम बेटा क्या है? एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग। अगेन उसने जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग करना है, उसका भी स्कोप क्या है? इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। उसने कुछ एनालिसिस करना होगा जिससे हमें डिफरेंट सिचुएशंस में मदद मिलेगी, बेहतर डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो वो बेसिकली मैनेजरियल पोजीशन पे होता है, उसके नाम से जाहिर है मैनेजरियल अकाउंटेंट है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो उसका क्या काम है? डिसीजन लेना। अब वो जो डिसीजन लेता ना बेटा, वो जो डिसीजन लेने के लिए जाहिर है उससे कुछ डाटा चाहिए होता है। कुछ डाटा तो ऐसा होगा जो कि उससे कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा, और कुछ डाटा वो हो सकता है मार्केट से जनरली भी उठा सकता है। सो उसका स्कोप काफी ब्रॉड होता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, ही कैन यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड बाय योर कॉस्ट अकाउंटेंट, प्लस ही कैन यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर इंडस्ट्री टू परफॉर्म व्हाट? टू परफॉर्म डिफरेंट एनालिसिस एंड डिसीजंस। कहाँ से बेटा? उसमें इतनी डिटेल नहीं होती। मैंने अभी बात की ना, आपको मिसाल दी कि जैसे इनकम स्टेटमेंट है, उसमें तो बस बताया जाएगा कि एंटिटी का पूरे साल में कितना प्रॉफिट है। हमें प्रोडक्ट वाइज थोड़ी मालूम होगा। मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि पहली क्लास है। मैं सिर्फ एक बेसिक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। एक एंटिटी है और वो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, गाड़ियाँ बनाती है, और उसका काम था पहले कि वो टायर्स भी मैन्युफैक्चर करती थी, फिर उन सारे पार्ट्स को असेंबल करती थी और एक गाड़ी तैयार करती थी। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट के सामने एक फैसला आया है कि यार ये जो हम टायर्स बना रहे हैं, यार ये इसको बाहर से ना खरीद लिया करें। हमारा मेन काम क्या है? गाड़ी बनाना, गाड़ी बना के बेचना। हम ऐसे ही अपनी एनर्जीज, अपने रिसोर्सेज लगाते हैं टायर मैन्युफैक्चर करने में। पहले टायर बनाते हैं, फिर बाकी पार्ट्स इकट्ठे करते हैं, फिर गाड़ी तैयार करते हैं, फिर गाड़ी बेचते हैं। हम लोग चूंकि गाड़ियां बना रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी सारी एनर्जीज इसमें इन्वेस्ट करें। सो
आपका जो सीईओ है या जो हेड है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कहता है मुझे बताओ कि क्या हम ये जो टायर है ये इन हाउस अपनी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर करें या बाहर से खरीदें। अब वो क्या करेगा, मुझे एक बात बताओ कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को वो किससे कंपेयर करेगा, बाहर से खरीदने की कॉस्ट को, और जो सस्ता पड़ेगा वो उसकी तरफ जाएगा। हमारी अकल सोच यही कहती है ना, हमने यहाँ भी फैसले इसी तरह से करने हैं, तमाम फाइनेंशियल बेसिस पे, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे फैसले होंगे। तो सर उसको क्या दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट से खरीदेगा तो परचेज प्राइस क्या है, और अगर फैक्ट्री में बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। मुझे बताएं ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि बाहर से खरीदने की क्या कॉस्ट है, ये उसको कहाँ से मिलेगी, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री से ही मिलेगी ना। क्या ख्याल है, अगर तो इस इदारे में कोई परचेज का डिपार्टमेंट है तो वो उसको कहेगा यार जरा बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके बताओ कि लोग जो टायर्स बेच रहे हैं बना के कितने का बेच रहे हैं, ठीक। अच्छा, फिर उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि यार टायर्स अगर मैं इन हाउस बनाता हूं तो उस पर कितना खर्चा आता है, वो बेटा कहां से इन्फॉर्मेशन आएगी, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट, ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये तो सारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर को असेंबल कर देता है एक जगह पे। सो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से वो ये मदद ले सकता है क्या, कि यार अगर इसी टायर को इन हाउस मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो क्या खर्चा आएगा, दोनों को वो कंपेयर करेगा और फाइनली क्या ले लेगा, डिसीजन कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अस, क्या हम इस टायर को इन हाउस मैन्युफैक्चर करें या हम इसको बाहर से खरीदें। So the roles and responsibilities of cost accountant and management accountant should be very much clear to you. आपका अब जो ओवरऑल ग्रिड है ना, इसके कह लो कि मोटे मोटी अगर बात करें दो हिस्से हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनका काम क्या है, कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और वो चैप्टर्स किससे रिलेट करते हैं, किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिलेट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट। और एक आपका पार्ट ऐसा है जिसको बोला जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस, उसके अंदर कोई 4-5 चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। तो अब मैं आपके सामने ग्रिड पेश करता हूं और पहले इसको बना लेते हैं, फिर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक की वेटेज क्या है, टेस्ट कैसे होता है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर हम एक ही दफा उसको डिस्कस करते हैं।
जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है, इट इज़ बाइफिकेटेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला है जी कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, सेकंड है कॉस्ट फ्लो, थर्ड है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस। इस पूरे के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रेलेवेंट चैप्टर्स हैं वो आपको ये पूरा एक पार्ट जो है वो उसको पर्टेन कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, सीवीपी एनालिसिस, ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी मुनासिब नहीं समझूंगा कि हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग अभी इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, तो उसको डिस्कस करना इस लेवल पे थोड़ा प्री मेच्योर होगा, इट विल नॉट मेक दैट मच सेंस, ठीक है। बहरहाल सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो मैनेजेरियल रोल प्ले करता है, तो सारी जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं प्राइमरीली वो इस ग्रेड में आपको नज़र आएंगी। इसकी एग्ज़ाम में टेस्टिंग 30 से 40 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट फ्लो के अंदर भी एक एरिया है वेरिएंस एनालिसिस का, ये भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही कर रहा होता है। इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटेंट की फंक्शनैलिटी को पर्टेन कर रहे होते हैं। वो देखो, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एक चीज़ देखी कि कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है, ऐसा ही है। और मैंने वहाँ पे ये बताया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या खर्चे आए प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस रेंडर करने में, और खर्चे कौन से हैं, उनको वैल्यू कैसे करना है, वो सब का सब हम कहाँ पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे है, पार्ट का नाम ही क्या है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले मटेरियल और इन्वेंट्री ये एसोसिएट करके हम एक ही एरिया पढ़ेंगे, इसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोला जाता है, ठीक है। फिर लेबर लगती है एक प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस देने में। इसी तरह से ओवरहेड्स, ये अभी आपके लिए थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, यूं समझ लो कि प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हैं उनको ओवरहेड्स कहा जाता है, ठीक है। अभी आपके लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको छोड़ दें। सारा कॉस्ट डाटा से रिलेट करता है ये वाला जो पार्ट है, चारों के चारों चैप्टर्स। तो अकॉर्डिंगली ये जितने मैंने आपको टिक मार्क किए हैं इन पे अलग-अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप इनको कह सकते हो कि आपके अलग-अलग चैप्टर्स भी हैं। अच्छा, ये क्या है, कॉस्ट फ्लो। ये जब कैफ 8 हुआ करता था, इस पार्ट का नाम था कॉस्टिंग सिस्टम्स। ये पूरे का पूरा पार्ट इसको पर्टेन करता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज अपने कॉस्ट डाटा से कॉस्ट इंफॉर्मेशन कैसे बनाती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट एक तरह से नहीं बनता, डिफरेंट अंदाज में बनता है। आप एग्री करते? क्या हर ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह से रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है? अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे जो काफ़ी इदारे ऐसे हैं जो कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस से होता हुआ फिर फिनिश गुड्स की शक्ल इख्तियार करता है। फॉर एग्जांपल पेंट्स, फॉर एग्जांपल केमिकल्स, डिफरेंट पहला प्रोसेस होता है, उसमें कुछ मटेरियल डाला जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसमें से वो एक आइटम तैयार होकर दूसरे प्रोसेस में जाती है, फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर तीसरे में फिर एक फिनिश गुड तैयार किया जाता है। तो वो एंटिटीज़ कॉस्ट डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे तब्दील करती हैं, उसके लिए कौन सा चैप्टर है बेटा? प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि इस तरह का जॉइंट प्रोसेस करती हैं कि उसमें से दो प्रोडक्ट्स इकट्ठे जनरेट होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। वो इदारे किस तरह से कॉस्टिंग करेंगे, वो इदारे किस तरह से कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इंफॉर्मेशन में तब्दील करेंगे, कौन सा चैप्टर बेटा इसको रिलेट करता है? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अभी इसको छोड़ दें, बस नाम बस पढ़ लें, इतना ही बहुत है। अच्छा, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मैस प्रोडक्शन करती हैं अपनी गुड्स की। मैस प्रोडक्शन समझते हो? बड़े पैमाने, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और रेपिटेटिवली करती हैं। जैसे चाइना इसी एग्जांपल पे खड़ा हुआ है, यानी कि जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं मैस लेवल पे और एक ही तरह के होमोजीनियस उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो वो इदारे क्या करते हैं कि यार एक स्टडी करते हैं और वो कहते हैं कि यार हम एक ही दफ़ा स्टडी कर लेते हैं कि यार हमें स्टैंडर्ड में कितने खर्चे आते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी मटीरियल लगता है, कितनी लेबर लगती है और कितने दीगर खर्चे लगते हैं। एक स्टैंडर्ड्स हम अपने एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उस हिसाब से कॉस्टिंग कर लेंगे। जब पीरियड गुजरेगा और एक्चुअल डिटेल्स मिलेंगी, हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके एक एडजस्टमेंट पास कर लेंगे। तो ऐसी एंटिटीज़ कौन सा सिस्टम फॉलो करती हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट लिंक्ड है वेरिएंस एनालिसिस का, वहीं जाकर पढ़ेंगे। इसी तरह से देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी कि जो अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर्स की सूरत में प्रोसेस करेंगी। उनके पास एक कस्टमर आएगा और कहेगा कि यार मुझे ये चीज़ तैयार करके दे दो। वो ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जॉब है, उस जॉब में कुछ मटेरियल
अलोकेट किया जाएगा, कुछ लेबर लगेगी, कुछ दीगर अखराजात लगेंगे, वो जॉब क्लोज हो जाएगी। फिर एक और जॉब आएगी, फिर वो उसके ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर कुछ रिसोर्सेज लगाएगा, उसके अगेंस्ट कुछ पैसे लेगा, जॉब क्लोज हो जाएगी। फिर जॉब्स चलती चली जाएंगी। बेसिक एग्जांपल आपकी मैकेनिक की है। एक मैकेनिक, क्या ख्याल है, ये जो मोटर मैकेनिक होता है उसके पास कितनी डिफरेंट तरह की जॉब्स आती हैं। एक बंदा आया वो कहता है कि मेरा टायर बर्स्ट हो गया, ये एक जॉब है। एक बंदा आया उसने कहा कि मेरे मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कर दें, ये एक जॉब है। एक बंदा आया उसने कहा मेरी मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज कर दें, ये जॉब्स हैं कि नहीं। हर जॉब शुरू होती है, उसके लिए आप कुछ रिसोर्सेज लगाते हो और फिर वो जॉब क्लोज हो जाती है, फिर अगली जॉब शुरू होती है। वो इदारे किस तरह से अपने कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। फिर सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सारे इदारे तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करते। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज वो तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं जहां बैठे हुए हैं। एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो ये कहाँ कवर होगा, सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि ये जो आपका पूरे का पूरा पार्ट है, ये किसको पर्टेन करता है, डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम्स को। कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज चूंकि वो डिफरेंट अंदाज में मटेरियल्स कह लो, मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या डिफरेंट अंदाज में प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो फिर यहाँ पे हम डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये आपकी एक ओवरऑल ग्रिड है जो कि हमारी ICAP की ऑफिशियल है, और इसमें जो टेस्टिंग होती है ना आपकी, अब हम जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो बताएं, सिर्फ ग्रिड के ऊपर। एनी वन ऑफ यू, इसका कोई सवाल हो सिर्फ ग्रिड को लेके। अभी स्ट्रेटजी सारी बातें डिस्कस होनी है और पेपर स्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं। किसी ने पहले दे तो नहीं रखा ये पेपर, कोई बात नहीं, शेयर कर लें। इट्स अटेम्प्ट दी हुई, अच्छा चल। और ऐसा चले, वैसे अगर कैफ 8 की स्ट्रीम से तो नहीं हो, कैफ 8, अच्छा ठीक है, चलें, फेयर इनफ। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि ये जो CMA का पेपर टेस्ट किया जाता है, इसका ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने सवाल आते हैं, क्या सेक्शंस में तो ये नहीं बटा हुआ पेपर, MCQs तो नहीं होते, इस तरह की डिस्कशंस करते हैं। PRC में तो कोई पेपर ऐसा नहीं है कि जो सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हाँ, वो MCQs तो होता ही है। अच्छा, आप लोगों ने अगर कैफ लेवल पे आए हो तो मेरा नहीं ख्याल से कैफ का भी कोई पेपर अभी तक आपने दिया है जिसमें सेक्शंस हों, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ पेपर जिसमें सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शंस। इसी तरह इसका जो थोड़ा एक एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है MFA, उसमें भी दो सेक्शंस हो। FAR 1 में सेक्शंस हैं, बस गुड इनफ, क्योंकि बी लॉ सी लॉ वगैरह इसमें नहीं होते मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल सही है। चलें, तो FAR 1 हो गया, कॉस्ट हो गई, और MFA, इनमें 2 सेक्शंस हैं। तो सर यहाँ पे 2 सेक्शंस में पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले सेक्शन में अगर मैं पास्ट एनालिसिस करूँ, चूँकि तुम्हारी एजुकेशन स्कीम जो इंट्रोड्यूस हुई है उसके बाद अभी तक 3 पेपर्स जो हैं वो टेस्ट हो चुके हुए हैं। इससे पहले भी खैर ऐसी बात नहीं है, कॉस्ट नहीं थी, लेकिन इस पैटर्न पे सिर्फ 3 पेपर्स अवेलेबल हैं। तो सेक्शन A से 49 से 51 मार्क्स की टेस्टिंग होती है, और जो सेक्शन B है उसमें से भी इतना। मतलब कहने का मकसद ये है कि 2 अटेम्प्ट में ऐसे हुआ कि 51 मार्क्स सेक्शन B से टेस्टेड थे और 49 मार्क्स सेक्शन A, एक में रिवर्स था,
ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। इट मेक्स सेंस कि इसमें हर क्वेश्चन की वेटेज भी कम होगी और अकॉर्डिंगली वो लाइटर नोट पे टेस्ट होगा, वो लाइटर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ टेस्ट होगा। यहाँ पे सवाल भी 3 है सिर्फ, तो समझ आती है, और टोटल मार्क्स भी देखो 50 ही है, 50-50 समझ लो ना। तो जब वही 50 मार्क्स 3 सवालों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वर्सेस वही 50 मार्क्स जब 6 सवालों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि उन तीनों की कम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा हो सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपको की एलिमेंट बताना है, और वो ये बताना है कि आपने कोई टॉपिक भी, कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करना कि यार ये सेक्शन ए में टेस्ट होना है तो इसलिए ये हैवी टेस्ट नहीं होगा, ये सेक्शन बी में टेस्ट होना है तो हैवी टेस्ट होना है। ये एग्जामिनर के ऊपर है। आपके लिए सिर्फ आसानी ये है कि जब पेपर में बैठोगे तो वो एग्जामिनर की मर्जी सिर्फ होगी कि जो उसने सवाल हैवी टेस्ट करना होगा वो अपनी मर्जी से वो कहाँ उठाएगा उस टॉपिक को, सेक्शन बी में जाके टेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई टॉपिक वो लाइट लेवल पे टेस्ट करना चाहता है, लो लेवल पे टेस्ट करना चाहता है, तो वो वही टॉपिक कहाँ टेस्ट कर लेगा, सेक्शन ए में। और ऐसा हो चुका है। एक टॉपिक फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अभी उसने टेस्ट किया है सिर्फ 8 नंबर का, यहाँ प्लेस कर दिया है, एनालिटिकल सवाल था। उससे पिछली अटैम्प्ट में उसने वही सवाल मेरा ख्याल है 20 नंबर का टेस्ट किया सेक्शन बी में। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो उसने इसी तरह से किया था कि रिसेंट से पिछली अटैम्प्ट में उसने उसको सेक्शन बी में प्लेस किया हुआ था, इस अटैम्प्ट में उसने उसको सेक्शन ए में प्लेस किया हुआ है। तो यू कैन नॉट कैटेगराइज एनी पर्टिकुलर चैप्टर कि ये सेक्शन ए को बिलोंग करता है या ये बी को। ये सिर्फ पेपर की तकसीम है, उसकी मर्जी है, जिस सवाल को आसान टेस्ट कर ले, जिस सवाल को मुश्किल टेस्ट कर ले। एमसीक्यूज आपके पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप इससे नेक्स्ट स्टेप के पेपर पे पहुंचोगे इंशाल्लाह कैफ 6 में, उसमें एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल इन ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड। यस, इसमें थ्योरी कितनी है? थ्योरी सर मैं अगर एवरेज आउट करूं तो 6 से 8 नंबर से ज़्यादा थ्योरी नहीं होती। ठीक है, कैसे तैयार करना है उसको इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे वक्त आने पे। आपने जब इस पूरे सब्जेक्ट को बेटा पढ़ना है ना, तो एक चीज़ जहन में रखनी है, आपने किसी चीज़ का रट्टा लगाना ही नहीं है। जैसे होता है ना, जब आप एक चीज़ पढ़ना शुरू करते हो तो आपके जहन में अनइंटेंशनली, क्योंकि देखो बेटा आप सारे ही तकरीबन कमोबेश उस स्ट्रीम से हैं जो कि क्रैमिंग को सपोर्ट करती है, माने ना माने, अनलेस आप OA लेवल्स की स्ट्रीम से हैं ना चाहते हुए, क्योंकि एक मसला है जी नंबर्स लेने हैं, नंबर्स उसके आएंगे जिसने सही रट रूट के और छुआ छू याद करके तो कॉपी पेस्ट किया, उसके नंबर्स हैं। अब क्या करें, ना चाहते हुए जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ता है वो भी मजबूर हो जाता है कि वो क्या करे, क्रैमिंग करे। लेकिन आपको शुरू में ये एडवाइस दे रहा हूँ, आपने बेटा जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, किस नीयत से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। आपको उर्दू में समझ आती है सर, उर्दू में लिखें, कोई मसला नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। हाँ, जब साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम याद कर लेना, वो तुम्हें थ्योरी में मदद दे देंगे। बाज़ औक़ात वो कहता है कि एनलिस्ट करें सम एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, डिफाइन ये क्या है, एंड ऑल्सो स्टेट द एजम्पशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल। ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो 6 से 7 नंबर से ज़्यादा इसकी टेस्टिंग नहीं होती। सो आपके लिए क्या एडवाइस है, मैं इंशाल्लाह वैसे तो खैर हर चैप्टर में मैंने वो चीज़ प्लेस की हुई है कि आप पूरी 6 महीने के पीरियड में 7 से 8 घंटों से ज़्यादा आपने इस थ्योरी को याद करने में नहीं देना है। पूरे 6 महीने में मैं 7 से 8 घंटे बता रहा हूँ। सो इट मेक्स दिस थिंग क्वाइट क्लियर कि फोकस सारा किस पे होना है, न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स की बेटा बेस क्या है, कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रेंथ, भले उर्दू में समझ आए, समझ आना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं अपनी अप्रोच के ऊपर भी। तो चूंकि थ्योरी का जिक्र था तो मैंने कहा मैं साथ ही डिस्कस कर लूँ कि जो क्रैमिंग बेस्ड थ्योरी है उसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। सो ऑल इन ऑल फोकस ऑफ योर्स शुड बी इन द कोर्स ऑफ प्रेपरेशन कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। यहाँ तक कोई सवाल पेपर की बाइफर्केशन में, बाकी उसूल वही हैं, 3.25 घंटे में करना है, 15 मिनट रीडिंग टाइम है, ब्लैक पेन है, ये वो चीज़ है सारी। बेटा पेन नहीं, मैंने तो सुना है मार्कर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पेन नहीं होता ना, ऊपर लिखा होता है यूज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन ब्लैक इंक। जहाँ तक इसका डेट का ताल्लुक है तो ये आपका जो पूरे वीक का स्केड्यूल है उसमें थर्सडे को टेस्ट होता है। सो आई थिंक दैट इट विल बी टेस्टेड ऑन 7th of September इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो जरा चेक करो, सितंबर में इंशाल्लाह अपीयर हो रहे हैं ना।
देखो ज़रा सितंबर को मंडे कौन सा बन रहा है पहला, आई थिंक सो 6th को बनता है वेंसडे 6 सितंबर को, जिस पे MFA ने टेस्ट होना है, और 7th को थर्सडे बनता है। देखो ना, चेक करो। सेवंथ है ना। तो मेरी बेटा कोशिश यही होती है कि इंशाल्लाह हम अपीयर होंगे सितंबर में, तो 31 जुलाई। अब हम ज़रा अपनी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 31 जुलाई को आपका ये सिलेबस वाइंड अप हो जाए, और मेरी कोशिश ये इस वजह से रहती है कि बच्चे के पास कमोबेश एग्ज़ाम डेट से पहले 1 महीना हो, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन, रिवीजन्स और सारे मामलात, मॉक है, व्हाटएवर जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रेक्विजिट्स, वो आप पूरे कर सको। अब अगेन इसमें सिर्फ इतना मार्जिन रख लेना 2-3-4 दिनों का। रीज़न ये है कि ये वो एक अटैम्प्ट है कि जिसके अंदर छोटी ईद की छुट्टियाँ भी आती हैं, बड़ी ईद की भी आती हैं, और मे बी आशूरा की मुश्किल है कि आएँ, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से कुछ लैग क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का सिर्फ कुशन रखना कि मे बी बात 3-4 अगस्त तक जाए, लेकिन बहरहाल 1 महीना मेक दिस थिंग श्योर कि आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, अब ज़रा इसकी स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि हम इस पेपर को किस तरह से लेके चलेंगे। इस पेपर को पास करने के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, और आप जब इस पेपर की तैयारी करोगे तो आपने बेटा किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने जिस भी टॉपिक को शुरू करना है, हम सबसे पहले उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसकी सारी डिस्कशन करेंगे, उसकी फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किस तरह से की जाएगी, छोटे छोटे सवालों के ज़रिए से, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेटा होती भी छोटे सवालों से है, ये बड़े सवालों से कभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती। बड़े सवालों पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको क्लियर बड़े लेवल पे पिक्चर समझ आ गई है कि नहीं आई। सो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर गिरफ्त डालनी है, उसके लिए बेटा बेस्ट तरीका ये होता है कि छोटी इलस्ट्रेशन से अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। आप खुद सोचें कि जो एक पास पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, मैं कॉस की बात नहीं करता, वहाँ पे तो आप बैठे होते हो एग्जाम में पूरा पेपर तैयार करके। वहाँ पे तो जब एक सवाल तैयार करता है एग्जामिनर, तो उसमें तो पता नहीं किसी और चैप्टर से भी चीज़ मिला के टेस्ट कर देता है कुछ, और एक उसूल नहीं, पता नहीं 5, 6, 7, 8 उसूल इकट्ठे ही एक सवाल में लग रहे होते हैं। तो अगर आपने छोटे छोटे अपने एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझे हैं और आप चाह रहे हो कि सीधा मैं पास पेपर्स पे जंप कर जाऊं, क्या ये सूटेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि एक पास पेपर तो पता नहीं 8, 9, 10 उसूल आपको अप्लाई करवाने को कह रहा हो, तो उस उसूल को अप्लाई करने की एप्लीकेशन तो आपको शायद वो शैडो हो जाएगी, वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी आपको। तो इसलिए छोटे सवालों की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से करना है, जो भी टॉपिक शुरू करेंगे हम उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले लेंगे, पहले उसको समझेंगे, छोटे सवालों पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम अपने सवालों की कम्प्लेक्सिटी लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे, और फिर हम पास पेपर्स के लेवल तक पहुंच जाएंगे। जब हम पास पेपर्स के लेवल तक पहुंचेंगे, फिर हम इंशाल्लाह, मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ नहीं तो 90% पास पेपर्स मैं क्लास में ही कवर करवा देता हूँ, ठीक है। 90% से मुराद क्या है? ऑटम 2014 से लेटेस्ट इनका जो टोटल पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, इसका 90% कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो इससे पीछे फिर जाते जाएं तो जब तक कब बनी आई, कब 1960 63, लेकिन तब ये पता नहीं होता भी था, कैसा होता था ये भी नहीं मुझे पता। बहरहाल इससे पीछे भी सवाल हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम किताब पे आते हैं, तो इससे पहले भी जो अच्छे पास पेपर्स हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद देते हैं, मैंने वो भी करवाने हैं आपको, जिसमें आपका 2012 के पास पेपर्स हैं, 13 के हैं, 11 के हैं, 10 के हैं, 2009 के भी इवन शामिल हैं। क्योंकि इससे पीछे मैंने जब एनालिसिस किया है, इससे पीछे जब जाते हैं ना, तो एग्जामिनर का टेस्टिंग लेवल और मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है। ऑटम 2014 से आगे आते हैं तो उसका मैच्योरिटी लेवल भी, टेस्ट करने का स्टाइल, कॉम्प्लेक्सिटी अब के स्टाइल के साथ मैच करती है। क्योंकि आप जब बहुत पीछे जाते हैं ना, तभी कॉन्सेप्ट नया नया होता है। जब भी कॉन्सेप्ट नया नया टेस्ट होता है तो वो इतना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ टेस्ट नहीं होता, या टेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो ऑटम 2014 से लेके अब तक का जो पास पेपर्स हैं, उसमें से इंशाल्लाह 90% इनकी हम क्लास में भी कर रहे होंगे। मैं आपको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करके होम असाइनमेंट्स भी दूंगा। होम असाइनमेंट्स जब आप करके आएंगे उसको डिस्कस भी किया जाएगा। तो हमें इंशाल्लाह उसके बाद पास पेपर्स करने हैं, ठीक है जी। इंग्रेडिएंट्स क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पास करने के लिए, वो सुनना है।
कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ इज द कोर टू पास दिस पेपर। पिछले दिनों कहीं मीट द मेंटोर वाला एक मामला चल रहा था, उस पर भी मैंने ये बात बड़ी क्लियरली बताई थी कि पास्ट पेपर से बेटा कॉन्सेप्ट बनाना शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव एट ऑल। ये बहुत पुअर अप्रोच है और ये एक ऐसा मसला है जो कि बच्चे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स है जो करते हैं अपनी तैयारी के दौरान। वो पता क्या करते हैं, जब एक एरिया पढ़ते हैं ना, जब एक चैप्टर पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, तो उन्होंने कहा कि यार चलो समझ गए हैं कि ये चीज़ है, तो चलो पास पेपर शुरू करते हैं। या अक्सर तो ये करते हैं कि यार पास पेपर शुरू करते हैं, छोड़ो पढ़ा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे हल्का हल्का याद ही है ना कि ये पढ़ाया था उस्ताद ने, जो भी उस्ताद है, तो उसके बाद पास पेपर शुरू कर देते हैं। पास पेपर में ज़रा धक्के खाते हैं, कुछ कर लिया, कुछ सोल्यूशन देख लिया, और अक्सर बच्चे तो सवाल ही ऐसे करते हैं, ये सवाल है, पीछे इधर हाथ रखते हैं आंसर का ऐसे, ये ओके ठीक हो गया। ये उनका सवाल करने का तरीका होता है। स्टूडेंट्स मिले हैं मुझे रिसर्च अटेंड में, उन्होंने कहा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम ऐसे ऐसे करते रहे हैं, तो अपने हाथ से सवाल गुजारा कोई नहीं है। जब अपने हाथ से सवाल नहीं गुजारेंगे तो आप पेपर में कैसे करेंगे? तो सर सवाल खुद करने, ये ऐसा ही है जैसे किसी बंदे को कहा जाए ये बाबर आजम ना आज प्रैक्टिस कर रहा है, इसको देखो ये कैसे खेलता है, वो कहे सारा दिन बाबर आजम को देखते हुए उसने कवर ड्राइव्स मारी हैं, ये खेला वो खेला है, क्या मुझे आ गया कैसे करना है। अगले दिन उसको पिच पे खड़ा कर दिया जाए, वो कहाँ खेल सकेगा? उसने खुद बैट पकड़ के शॉट्स खेली हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा सिर्फ देखे कि ये काम कैसे हो रहा है और फिर उस दिन अगले दिन उसको वो काम करने के लिए दे दिया जाए? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सर, खुद जब तक अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पेपर में परफॉर्म कर सकोगे? सो इट्स वेरी मच वाइटल फॉर यू कि सवाल करें। अच्छा वो फिर क्या करते हैं, वहीं पे वापस आता हूँ कि सवाल शुरू कर देंगे और उस सवाल से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इसके सेटबैक्स क्या हैं। अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं बेटा जो सवालों में टेस्ट ही नहीं हुए, उसकी कंप्लीटनेस आप कहाँ से इंश्योर करेंगे कि आपने ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया, अगर आपने पास पेपर से ही कॉन्सेप्ट बनाना है? फिर दूसरी बात, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिन सवालों के अंदर या उनके आंसर्स के अंदर एरर्स होते हैं। आप एरर्स वाला ही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अक्सर बच्चे कि ये एरर वाला है यार, इसमें ट्रीटमेंट ऐसे हुई हुई है, चलो जी ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। अगेन बोंगी, बेवकूफ़ी, क्योंकि अब जब पेपर में आएगी ऐसी कोई चीज़ तो आपने यही हरकत रिपीट करनी है वहाँ पर। थर्ड रीज़न, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनकी टेस्टिंग एक इस अंदाज में की जा रही होती है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ उस क्वेश्चन की हद तक होता है, उसका स्कोप सिर्फ उस क्वेश्चन की हद तक होता है, वो जनरल कॉन्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई जब ये होता है तो फिर ऐसे ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन बाज़ औक़ात एग्जामिनर ना सवाल में पता क्या कहता है कि सर आपने इस सवाल में इसको ऐसे नहीं ट्रीट करना, आपने इस सवाल में इसको ऐसे ट्रीट करना है। फिर हम एग्जामिनर को सलूट मारते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप जैसे कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, हम अपना जनरल कॉन्सेप्ट साइड पे कर देते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या ये जनरल कॉन्सेप्ट है? आपको तो जहन में होना क्या चाहिए कि सर ये जनरल कॉन्सेप्ट है और मैंने इसको ऐसे ही अप्लाई करना है, लेकिन अगर सवाल में वो कहे कि ऐसे नहीं इसको ऐसे, तो फिर उस केस में आपने अपने जनरल कॉन्सेप्ट से डेविएट करना है और वैसे ही परफॉर्म करना है वो सवाल जैसे एग्जामिनर कह रहा है। तो अगर ऐसा सवाल भी आप अटैम्प्ट कर लो और उसको एक कॉन्सेप्ट बना लो तो ये ज्यादती है कि नहीं है? सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। होना क्या चाहिए सर? होना तो उलट चाहिए। इससे आप पता क्या कर रहे होते हो, जो बच्चे पास पेपर से तैयारी करते हैं वो पता क्या कर रहे होते हैं, अपनी किस चीज़ को पॉलिश कर रहे होते हैं खैर से, कि अगर ऐसा ही पास पेपर दोबारा आ गया ना तो मैं कर लूँगा। इससे सिर्फ ये स्किल पॉलिश होती है, इससे कॉन्सेप्ट नहीं बनते। होना तो सर उलट चाहिए कि सर आप पहले कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद आपके सामने जब पास पेपर रखा जाए तो उस पास पेपर को आप करने के काबिल हो जाएं और विद इन टाइम करने के काबिल हो जाएं। अगर तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ एक टॉपिक की आ गई है और उसके बाद आपके सामने एक सवाल रखा जाए और आप उसको कर लें और विद इन टाइम कर लें, इट मीन्स दैट नाउ यू हैव फुली प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये भी तैयारी के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ। ये तो इंग्रेडिएंट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स में मैं जा रहा हूँ। एक तो है कि एक टॉपिक पे महारत हासिल कर लेना। आप कहते हो कि यार ये टॉपिक का सवाल मेरे आगे रखा जाए तो मैं इसके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके एक सवाल को हल कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन पता चले कि भाई साहब 5 घंटे में हल करते हैं। इफेक्टिवनेस तो आ गई, एफिशिएंसी नहीं आई अभी। आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का फ़र्क जानते हैं? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग्स और एफिशिएंसी होता है डूइंग द थिंग्स राइट। दूसरे अंदाज में अगर बात करूं, इफेक्टिवनेस इज अबाउट मीटिंग योर ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी इज मीटिंग द ऑब्जेक्टिव विद इन टाइम।
तो सर इफेक्टिवनेस तो आ गई, ठीक है, सवाल कर लिया आपने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 5 घंटे लगा के किया है, पेपर में तो 3.25 घंटे टोटल होने हैं। तो ये वाली प्रैक्टिस बच्चे पता कब करते हैं? पेपर में बैठ के। बहुत बच्चे होते हैं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो 70% शायद बच्चे होते होंगे कि जो पढ़ के जाते हैं सर, 6 महीने पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिस भी बड़ी अच्छी की होती है, फेल हो जाते हैं। फेल पता क्यों होते हैं? उन्होंने कभी इस चीज़ की तौफीक ही नहीं की होती कि टाइमर रख के सवाल करें, और अगर नहीं रख सके तो 3.25 घंटे में कभी हमें तौफीक ही नहीं हुई कि पूरा पास पेपर करके तो फिर एग्जाम में बैठे, क्योंकि इस चीज़ की प्रैक्टिस हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि हम कब करेंगे कि मेरे सामने 9 सवाल इकट्ठे पूरी कॉस्ट के रख दिए जाएं। मेरे पास पेपर आया है, मैं पहले तो देखूँ ना उसको, 15 मिनट में असेस करूँ, अच्छा ये वहाँ से आ गया, ये वहाँ से आ गया, आप किसको चुनूँ, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, ओके इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको पढ़ना शुरू किया, फिर अटैम्प्ट करना शुरू किया, फिर टाइमर देखा, फिर अपने सवाल को देखा, और आपने फिर अचानक सोचा कि यार इसमें तो 25 मिनट इसके लिए अलॉटेड थे, मैंने तो 35 मिनट लगा दिए, अब आगे जाऊँ ना जाऊँ, इसको छोड़ दूँ, क्या करूँ, फिर दूसरा शुरू किया, करते करते टाइम की बाइफरकेशन की प्रैक्टिस कब करेंगे सर? स्ट्रेस को मैनेज करने की प्रैक्टिस कब करेंगे? ये कोई भी नहीं करता। इसीलिए इसको मैनेज करने के लिए इंशाल्लाह मैंने इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी यूज़ करने का प्लान किया है वो ये किया है कि लेटेस्ट या कोई एक पास पेपर में पूरा 1 गो में, जब पूरी आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, वो मैंने इस क्लास में करना है। उसका ऑब्जेक्टिव देखो, इसमें क्या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, पूरी कॉस्ट रिवाइज। ये एंड पे होगा, शुरू में नहीं, शुरू में तो पॉसिबल ही नहीं, एंड पे करेंगे, पूरी कॉस्ट रिवाइज हो जाएगी। नंबर 1, चूंकि लेटेस्ट होगा तो लेटेस्ट एग्जामिनर की नेचर भी पता चल जाएगी, और फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पूरा पेपर लेके कैसे चलना है, तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको साथ साथ स्ट्रेटजीज भी बताता रहूँगा कि इस पेपर को पास करने के लिए देखें ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। मैं सारी शुरू में नहीं रख सकता, मेरे नज़दीक अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक जब आप सवालों में जाएंगे नहीं, आपको समझ के आएगी कि यार देखो इस चीज़ की कितनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन एक चीज़ का बेटा आपने ख्याल रखना है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ पास पेपर्स या सवालों से नहीं बनती। कॉन्सेप्ट्स बनते कहाँ से हैं या कॉन्सेप्ट्स आते कहाँ से हैं? ये वही लेक्चर्स हैं जो कि आप किसी भी उस्ताद से लेते हो, वो आपको कॉन्सेप्ट देता है, उसके बाद अप्लाई करने पर जाया करें, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा बुक मैं अपनी यूज़ करूँगा। मैंने उसके अंदर सारे पास पेपर जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, सजेस्टेड सॉल्यूशंस उसमें प्लेस किए हुए हैं। उससे पहले भी जो पास पेपर्स मैंने क्लास में आपको करवाने हैं वो अलॉन्ग विद सजेस्टेड सॉल्यूशंस उनके अंदर प्लेस्ड हैं, और वो सजेस्टेड सॉल्यूशन ज़ाहिर है आई कैप के हैं। मुझे फ्रॉम टाइम टू टाइम जब लगा कि यार ये सॉल्यूशन जो है वो आई कैप का स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है या गलत है, मैं वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया करूँगा। इसके अलावा हर चैप्टर जिस सीक्वेंस में, जिस अंदाज में मैंने क्लास में पढ़ाना है, उसी के लेक्चर नोट्स एलेबोरेटिव फॉर्म में आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगे। और मैंने ये नहीं करना कि बस जाकर उसको पढ़ लेना, मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं एक कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके बाद मैं किताब में आता हूँ उस सफ़े के ऊपर और उसको रीड करके एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये देखो जो हमने अभी डिस्कस किया है ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ, ताकि आपके जहन में भी बैठ जाए कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था ये किताब में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है आपकी वहीद बुक हाउस के पास, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। बाकी आई कैप स्टडी टेक्स्ट की लेके रख लें, मैं आपको रेकमेंड करूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कौन सी चीज़ है जो कि आप वहाँ से कर लो। लेकिन मैंने वैसे कोशिश इसमें यही की है कि सारे की सारी चीज़ें अपनी बुक में शामिल रखूँ, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके रख लें, ख़रीदिएगा मत। वो जो है ना, मेरा ख्याल है ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास कि वो जो हार्ड बाइंड में मिल जाता है ना, कौन ये कराची में तो नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, यहीं पे है कराची में, उन्हें वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करके रख लें। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो सेलेक्टिव पेजेस प्रिंट करवा लेना, वो भी आई डू नॉट थिंक, बस सॉफ्ट में अपने पास डाउनलोड करके रख लो, वो तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा, लॉन्गेज में अवेलेबल है ना। अभी तक ना कॉस्ट की ना MFA की कोई नई किताब नहीं आई, मैंने कल भी चेक किया, ठीक है। R1 की आई हुई है, C लॉ की आई हुई है, B लॉ की आई हुई है, लेकिन ना CMA की कोई किताब अपडेटेड है, आ भी गई तो उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो और इवन MFA की भी किताब नहीं आई। तो मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मार्च 2022 की लास्ट अपडेटेड किताब है, वो आपके पोर्टल पे है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। जो नहीं जिन्होंने किया मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, उसमें ऐड हो जाओ। तो मेरी अवेलेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं स्टूडेंट्स के लिए 24/7 अवेलेबल होता हूँ। आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई मसला आता है, कोई सवाल में मसला है, कोई किसी पास पेपर में मसला है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लें, मुझे शेयर कर दें, मैं
10-12 घंटे में से 1 घंटा रोज़ स्टूडेंट्स के लिए निकालता हूँ और इकट्ठा ही बल्क प्रोसेसिंग कर लेता हूँ, यानी इकट्ठा ही उनको जवाब दे देता हूँ। तो कोई इशू नहीं है। 24 घंटे में रात को 2-3 बजे भी दिल कर रहा उठ के सवाल करने को, आपने सवाल किया नहीं समझ आया, आप शेयर कर दें मैंने कौन सा उस वक्त जवाब दे देना, ठीक है ना। तो मैंने वो जो टाइम रखा हुआ है उसमें मैं जवाब दे देता हूँ। हो सकता है अगर फ्री हूँ तो मैं उस वक्त भी जवाब दे दूँ। बहरहाल मैं अवेलेबल होता हूँ हर वक्त। सो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप रहा करेगा। आपने पर्सनली भी मैसेज भेजना आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये आप मेरा ख्याल है मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। कोई सवाल आपका, एनी क्वेश्चन? नहीं बेटा, मेरा नहीं ख्याल एडमिन ऑफिस में नहीं है। नहीं, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। मैं भी कोशिश करता हूं, अभी मैं इधर से फ्री होके तो वहीद से मैं कांटेक्ट कर लेता हूं कि उसकी अवेलेबिलिटी का क्या सीन है। वैसे तो उसका जहां तक प्रिंट आउट्स हैं वो बुक्स रेडी हैं, यहाँ अवेलेबल होगी या नहीं ये मैं आपको आज ही अपडेट कर दूंगा। नहीं, मेरा नाम नहीं भी लोगे तो दे देगा वो। हाँ वो तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। वो तो मेरा ख्याल है राइस की, हाँ अदनान साहब के भी ऑथर्ड है ना, तो वैसे ये वाली भी राइस के ही से है, क्योंकि इससे पहले हिसाब में था तो हिसाब से था, तो ये दोनों राइस के ही प्लेटफॉर्म से आपको नजर आएंगे, तो ज़ाहिर है मेरे नाम से, ठीक है। तो हाँ वो उनकी, मेरा ख्याल है अदनान साहब भी राइस के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, यानी कि लेबल से, जो पब्लिशर है वो राइस ये शायद, तो ये भी राइस की है, तो बिल्कुल मेरे नाम से कीजिएगा। और इसके अलावा टेस्ट, यस, जब एक टॉपिक आपका वाइंड अप होगा, जब भी, जैसे ये मैंने बताया है, जितने भी ये जो लिस्ट में आइटम्स रखी हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, जब एक चैप्टर वाइंड अप होगा इसका टेस्ट रखा जाएगा, और जब टेस्ट दे लोगे तो नेक्स्ट डे पे इंशाल्लाह उस टेस्ट को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली जब एक दफ़ा हमारा ये कोर्स वाइंड अप हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों का मॉक एग्जामिनेशन है, वो जिस तरह से एक अंदाज़ होता है, राइस का भी स्केजुअल होगा, तो उस हिसाब से जो स्टिपुलेटेड डेट है उस पर आपका मॉक एग्जामिनेशन हो जाएगा। 6 days a week, 9 से 10:15 यही स्केजुअल रहेगा। संडेज़ मैं प्रेफर नहीं करता ऑन करूं, मेरे मिजाज में नहीं है, वो काम करने होते हैं और भी, ठीक है। और शायद वाली बात है कि आगे जाके हम अपना ये टाइम एक्सटेंड करें, अगेन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर करूँगा भी तो, ठीक है। तो टाइम बहरहाल यही हमारा एंड तक रहा करेगा। सवाल? अपना इंट्रोडक्शन इसलिए कराना मुनासिब नहीं समझा कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सुन के ही आए होंगे, ठीक है ना, इसलिए चले हल्का फुल्का करा देता हूँ। मोहम्मद समी नाम है जी, और फर्गूसन से आर्टिकल्स है मेरे, 2016 में क्वालिफाई किया था, और बाकी 2 फर्म्स को एज पार्टनर देख रहा हूँ, और टीचिंग में मुझे कोई कम बेश 6 साल हो चुके हैं, और 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, MFA और BFD। एक टाइम में मैंने MSA 2 जो CA का आखिरी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाया था, लेकिन फिर टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो बाकी ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, ठीक है। कोई अगर सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है जी, चल।